मोदी सरकार 3.0 उम्मीदों का पहला बजट 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट आज पेश करेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट आज पेश होने जा रहा है और अब से कुछ घंटे का वक्त रह चला है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आम बजट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। राजस्थान के उद्योग और व्यापार जगत को इस बजट से है काफ़ी उम्मीदें, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी हैं कि बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर रह सकता है। तो कर्मचारी से लेकर कारोबारी और विद्यार्थी समेत हर वर्ग के लोगों को इस बजट से है काफ़ी उम्मीदें। निर्मला सीतारमण 7वीं बार आज बजट पेश करेंगी तो राजस्थान के लोगों को भी खासी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस बजट से राजस्थान के हिस्से में बहुत कुछ आने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को विकसित करना होगा और यहाँ DMIC बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोडक्ट को तेज़ी से बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर बना हुआ है। बजट पेश होने से पहले PM मोदी ने भी संकेत दे दिया है कि क्या बजट में होगा। तो बजट पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि करीब 2 घंटे का वक्त रह चला है जब 11 बजे वित्त मंत्री देश का पूर्ण बजट पेश करेंगी। और मेरे साथ खास चर्चा करने के लिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं। V उपाध्याय सर हैं, अर्थशास्त्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और 2 खास मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी राणा जी हैं इस वक्त मेरे साथ और भूपेंद्र तिवारी जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV राजस्थान पर। सबसे पहले V उपाध्याय जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं तो बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे कि इस बार किस वर्ग के लिए क्या महत्वपूर्ण ऐलान किया जा सकता है, क्या उम्मीदें हैं और ख़ास तौर पर MSME सेक्टर की अगर बात कर लो तो। उपाध्याय सर। तो ये इस सरकार का, नई सरकार का पहला बजट है जो देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं वो सबको पता है। बेसिकली तो रोजगार वाला मामला ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अब सरकार तरह तरह के डेटा निकाल के लाती है, अभी RBI ने भी डेटा दिया है। तो आइडिया ये नहीं कि हमें समस्या को छुपाना है, समस्या को पहले बात तो सीधे तौर पर ये महसूस करना है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। अगर हम आंकड़ों का खेल खेलें और हम कहने लगें कि ये कोई समस्या नहीं है तो वो फिर एक प्रॉब्लम अपने आप में बन जाती है, इस तरह से कि सरकार फिर उस तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। तो मेजर मुद्दा जो हम देख रहे हैं वो तो अनएम्प्लॉयमेंट का ही है, पर अभी हाल में महंगाई भी एक समस्या बनी हुई है। ख़ास तौर से फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 9-10% के आसपास चल रहा है। तो अभी वो भी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से गरीब तबके के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन पर देखना है कि कोई ऐसे कदम सरकार उठा सकती है जिससे कि लोगों को किसी तरह की कोई राहत मिले। और दूसरे सवाल भी होते हैं बजट में, लोग मिडिल क्लास वाले लोग इस बात पे ध्यान रखते हैं कि भाई टैक्सेज को क्या हुआ, तो थोड़ा सा टैक्स स्ट्रक्चर्स को भी बदल सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है इसमें, और हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंज ही कर पाई है सरकार। पर कुछ है जैसे 5% के स्लैब्स हैं तो वो लगते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, उनको तो हटा देना चाहिए, वो बहुत ही कम आय के ऊपर लगाए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि देखें क्या सरकार नए आइडिया लेके आती है, क्या करना चाहती है। और जैसा बताया कि एम्प्लॉयमेंट का मामला है वो MSME से जुड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है उस तरह से। अब सारा जो रोज़गार का इशू है वो लोग खेती में वापस जा रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो खेती करना चाह रहे हैं, वो तो इसलिए जा रहे हैं कि
कस्बों शहरों में रोज़गार अगर कम हो रहे हैं तो लोग कहाँ जाएंगे, अपने घर वापस जाते हैं। तो वो एक ट्रेंड है जो देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो उपाध्याय सर कह रहे हैं दो महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु गिनाए हैं। पहला बताया किसानों के लिए, दूसरा बताया इन्फ्लेशन फूड की बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो खाना है जो महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, दाल चावल महंगे हो रहे हैं, और इसका सीधा असर पड़ रहा है जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन पर खासा असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस वर्ग के लिए क्या महत्वपूर्ण ऐलान किए जाएंगे, ये काबिल गौर बना हुआ है। भूपेंद्र तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब आपके लिहाज से कैसा हो इस बार का बजट, क्योंकि उम्मीदें कई सारे हैं। खास तौर पर मैं युवाओं की बात कर लूँ तो आपको पता होगा कि किस तरीके से नीट में जो मामला है वो सामने चल रहा है, कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, सुनवाई लगातार इस मामले में की जा रही है। पेपर लीक को लेकर क्या कानून हालांकि बन चुका है, लेकिन उसको क्या और महत्वपूर्ण तरीके से सशक्त बनाने की ज़रूरत है, और क्या कुछ इस बार के बजट में आपके अनुसार होना चाहिए? देखिए, अगर हम शुरुआत करें शिक्षा से, तो शिक्षा का क्षेत्र इस समय मुख्य प्राथमिकता पर है। और जहां तक नीट पेपर से शुरुआत करते हैं तो नीट पेपर को थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसी तरह के परीक्षा जो है अन्य संस्थाएं, जैसे कैट का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, और कैट का एग्जाम तो पिछले इतने सालों से हो रहा है कि वहां पर आज तक कोई पेपर लीक होने का ऐसा कोई प्रश्न आया ही नहीं है। तो स्वाभाविक है कि एक जब प्रश्न उठा है तो उसके समाधान की गुंजाइश तो है, और एनटीए जैसी संस्था को अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि उसने कहां पर गलती की है। और दूसरी बात यह है कि अब युवाओं के रोजगार की बात की जाए अगर, तो युवा वर्ग इस समय रोजगार क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने एसएमई सेक्टर की बात करी थी, तो एक तो वहां पर पेमेंट का बड़ा मसला है। अब की बार ये उम्मीद किया जा रहा है कि बजट में ऐसा कोई प्रोविजन आ सकता है कि 45 डेज में पेमेंट का रोल आउट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि एमएसएमई सेक्टर में जो लोन का इशू है, खास करके मुद्रा लोन योजना, उसका सही यूटिलाइजेशन हो और उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया जाए। कोलेट्रल की जो खास करके 50,000 की लिमिट है उस कोलेट्रल में उसको थोड़ा सा ऐसा बनाया जाए कि वो जहां के लिए लिया जा रहा है वहीं पर उपयोग हो, जिससे रोजगार सृजित हो सके। तीसरी बात जो हम लोगों को उम्मीद है वो है टैक्स को लेकर के। देखिए, रोजगार का जनरेशन एक तो होता है कि आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, दूसरा ये है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करिए। तो एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर रोजगार की ज्यादा संभावनाएं हैं और जहां पर लोगों को ज्यादा रोजगार क्रिएशन की संभावना है। एजुकेशन सेक्टर में अब की बार ये उम्मीद किया जा रहा है कि थोड़ा सा सरकार बजट बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक खास करके टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के जो नई नई एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही हैं और उनका एक्रेडिटेशन हो रहा है, उन यूनिवर्सिटीज को लेकर के जो एक अनलिमिटेड फीस है जो लोगों के अफोर्डेबल नहीं है, तो उसको लेकर के सरकार को इनको व्यवस्था अब की बार करनी चाहिए। इनकम टैक्स को लेकर के अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं, खास करके एटीसी में, कि एटीसी में सरकार एक तो लोगों की उम्मीदें हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के थोड़ी सी लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट है वो 25,000 है, और उस लिमिट को लोगों की बहुत दिन से डिमांड है कि फैमिली इंश्योरेंस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और तीसरी बात रही कि हाउस लोन की लिमिट जो है वो 2 लाख का लिमिट है एटीसी में एटीडी में, तो उस हाउस लोन की लिमिट को भी लोगों को थोड़ा सा सरकार से उम्मीद है कि वो बढ़ाएं, क्योंकि जब तक लिमिट नहीं बढ़ेगी लोगों को जो इस महंगाई है, जो इन्फ्लेशन, अभी उपाध्याय सर ने बात किया कि जो इन्फ्लेशन का है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और खास करके 2 चीजों को लेकर के, इनकम टैक्स में एक पुराना रिजीम है और दूसरा नया रिजीम है। पुराने रिजीम में तो लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन वहां प्रॉब्लम आती है कि एग्जम्पशन की लिमिट 1,50,000 है और इंश्योरेंस की लिमिट 20। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ। अश्विनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक से यहाँ बाहर आती हुई, और तस्वीरें आपके सामने ये रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपके सामने जो रख रहे हैं,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आपको उनके हाथ में लाल रंग की ये अटैची नजर आएगी और आज इसी अटैची में बंद है बजट, इसी अटैची में बंद है देश के विकास का मॉडल और इसी अटैची में बंद है किस तरीके से आज बजट जब पेश होगा तो देश के विकास की रूपरेखा तैयार होगी। तो मुस्कुराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नॉर्थ ब्लॉक से बाहर आकर यह अटैची दिखाते हुए मीडिया के सामने, और अब से करीब 1.5 घंटे का वक्त रह चला है जब वित्त मंत्री सदन के पटल पर रखेंगी देश का बजट। तो राजस्थान को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, राजस्थान वासियों को, न केवल राजस्थान वासी बल्कि पूरे देश को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से कि किस वर्ग के लिए क्या बड़ा ऐलान वित्त मंत्री आज करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल का ये देश का पहला पूर्ण बजट है और इस बजट पर आज पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अश्वनी राणा जी, आपको मैंने यहाँ बीच में रोक दिया था, अपनी बात आप पूरी कीजिए। भूपेंद्र तिवारी जी, माफ कीजिएगा। जी, मैं थोड़ा सा आप ही के बैक ऑफिस में कर रहा था कि मेरा थोड़ा सा नाम सही कर दें, रामस्वरूप उसमें से हटा दें भूपेंद्र तिवारी के पहले से। देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि खास करके युवाओं को लेकर के और टैक्स रिजीम को लेकर के, तो एक तो टैक्स रिजीम की मैंने बात की, अब दूसरा आते हैं फिजिकल डेफिसिट पर। फिजिकल डेफिसिट को लेकर के सरकार की योजना ये है कि लगातार 5.4 था, अब की बार 5.1 पर टारगेट है सरकार का और धीरे धीरे फिजिकल डेफिसिट को लेकर के 4.5 पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार इसमें सक्षम भी होगी। देखिए, फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार की ऋण पर निर्भरता कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो फिजिकल डेफिसिट एक जरूरी तत्व है विकास के लिए, क्योंकि सरकार अगर इस कैपिटल गेन को खर्च करती है, पूंजीगत व्यय को अगर खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या पूंजी सृजन में, जहां पर लोगों को रिटर्न मिले, तो ऐसे जगहों पर फिजिकल डेफिसिट करना अनिवार्य हो जाता है। और एक जहां बात की जा रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो सकता है। तो सरकार का अभी टारगेट है कि फिजिकल डेफिसिट को बहुत ज्यादा कम ना कर करके केवल इतना किया जाए कि पूंजीगत व्यय में से विदेशों से जो ऋण लेने की निर्भरता है हमारी, उसको कम किया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो हमें ब्याज का भुगतान करना पड़ता है विदेशों को, वो हमारा बचेगा और इंटरनल रिसोर्सेज से अगर हम पैसा लेकर के और पूंजीगत बढ़ाते हैं तो ये दूरगामी समय में या मतलब आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, तीसरा है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर हम बात करें तो सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा सेक्टर है जहां सरकार ये कर सकती है कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर ध्यान रख करके और इन्फ्लेशन को कम करने की दिशा में कदम उठा सकती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे राज्यों को मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं, उसमें से कई स्टेट ऐसे हैं जिनको सरकार आपकी बार थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दे रही है। जैसे अगर हम बात करें कि राजस्थान की ही बात कर लें तो राजस्थान को अब की बार ये सरकार का ध्यान है कि 14 हमारी आवाज मिल रही है क्या? जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आपकी बार कुछ 12 से 14% का थोड़ा सा एक्सेस मतलब ज्यादा आपकी बार हिस्सा मिलने का है, जिसको अगर हम मॉनेटरी टर्म में ठीक से अगर हमको याद है तो 73,504 करोड़ रुपए का कुछ प्रोविजन किया जा रहा है। और
खनिज करके, खास करके अगर हम खनिज सेक्टर की बात करें तो उसमें एमपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा 6,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोविजन किया गया था। और इसके बाद फिर हम अगर बात करें जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के लोगों को थोड़ी सी उम्मीद है कि अब की बार बजट में थोड़ी सी राहत तो मिलनी चाहिए। ठीक है भूपेंद्र तिवारी जी, आप रहिए मेरे साथ। और खास मेहमान नीरज शाह जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं SEMEST के, हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है NDTV राजस्थान पर। नीरज जी के पास लिए चले गए, इनके पहले अश्वनी राणा सर हैं, वो भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राणा सर, आपके पास आ रही हूँ मैं। आपके लिहाज से कैसा हो इस बार का देश का बजट, क्योंकि जिस तरीके से उपाध्याय सर हैं, इसके अलावा भूपेंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई। खासतौर पर इन्फ्लेशन पर जोर दिया जा रहा है, किस तरीके से जो बेरोजगारी देश में बढ़ रही है उस पर जोर दिया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या हो की फैक्टर्स इस बार के बजट में? नहीं, आप सही कह रहे हैं। आपने जो बताया, कल जो इकोनॉमिक सर्वे देश का आया है, वित्त मंत्री ने रखा है, उसमें भी महंगाई और बेरोजगारी यानी रोजगार सृजन, इन दोनों के ऊपर ही फोकस किया गया है। तो महंगाई है, उससे कोई जो है ये नहीं कह सकता कि महंगाई नहीं है। हालांकि रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के साथ उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को ना बढ़ाकर वो सब किया है, लेकिन जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है वो चिंताजनक है। और सरकार को उसके लिए बजट में कुछ प्रोविजन इस तरह से करना चाहिए कि जो स्टोरेज की है वो एक सुविधा उपलब्ध हो, यानी जो भी चीजें इस समय पर शॉर्ट होती है, क्योंकि महंगाई क्या है, जो डिमांड एंड सप्लाई पर है। तो आज डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो इसके कारण से वो सप्लाई बनी रहे, सप्लाई चेन खराब ना हो, तो उसको स्टोर करके रखना, गोडाउन उस तरह से वेयर हाउस तैयार करना, ताकि जो चीजें हैं उस मौसम से पहले उनको हम प्रिफर करके रख सकें, ताकि उन चीजों के कारण महंगाई ना हो। अदरवाइज महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन खाद्य पदार्थों की, और जो खाद्य पदार्थ बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए फोकस करना कि जो किसान है उनको प्रोत्साहन देना कि वो वैसी फसलें यहाँ पर उगाएं, चाहे तेल है या दालें हैं, जिससे कि महंगाई, क्योंकि खाने पीने की चीजों के कारण ही आज महंगाई है। दूसरा है बेरोजगारी वाली बात। सरकार चिंतित है, लेकिन सरकार की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। उसके ऊपर फोकस करने की, सरकार इतने मुद्रा लोन बांट रही है, दूसरे छोटे ठेले पटरी वालों को दे रही है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो जिस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करके लोन देना चाहिए। बैंक आंखें बंद करके कुछ लोगों को टारगेट पूरा करने के लिए लोन दे देते हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी सरकार स्किल इंडिया के पीछे पड़ी है कि स्किल जो है उसको हम बढ़ावा दें। स्किल तो बढ़ावा दें, लेकिन स्किल करने के बाद, अप्रेंटिस को 1 साल की अप्रेंटिसशिप करने के बाद उस क्षेत्र में अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उस अप्रेंटिसशिप का क्या फायदा? वो बेचारा वो 1 साल का जो ट्रेनिंग है स्किल होने के बाद वो, तो ऐसी स्किल हो, ऐसी अप्रेंटिसशिप हो जिससे कि उसको बाद में जॉब नहीं तो अपना रोजगार शुरू करने के लिए मौका मिल सके, और उन लोगों को लोन दिया जाए। यानी जो लोग उस ट्रेनिंग लेके निकले हैं उन पर बैंक जो है फोकस करे और उनको मौका दिया जाए कि आप अपना रोजगार कीजिए। और बाकी भी जो इंडस्ट्री जनरेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट, उनको PLI, जो PLI की बात कर रहे हैं ना, MSME, इसमें ये सब, उन लोगों को एक एडिशनल कुछ इंसेंटिव दिया जाए कि जो रोजगार उत्पन्न कर रहा है। जो उद्योग रोजगार कम कर रहे हैं उनको भी टाइट करना चाहिए। कारण क्या है कि जब बेरोजगारी है तो वो दूर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, तो आपको उस ढंग से जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार कुल मिला के, बाकी मिडिल क्लास तो हमेशा से कुछ ना कुछ डिमांड करता है, और बजट का मतलब भी यही है कि सब वर्गों को कुछ ना कुछ देना, किसको कितना दे पाते हैं ये सरकार के अपनी जो गणित है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, सरकार जो है वो कंफर्टेबल इसलिए है कि रिजर्व बैंक ने
जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड सरकार को दिया है, तो सरकार के पास आज पैसा है, तो उस पैसे के कारण वो कंफर्टेबल है और बजट में डेफिसिट वाला मामला भी नहीं आ सकता। तो अगर वो सारे सेक्टर्स को कुछ ना कुछ अगर सरकार देगी तो देश की प्रगति भी होगी, लोग भी खुश होंगे, और जो सरकार की एक मंशा है कि भाई तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने वर्ल्ड में, वो भी हो सकता है और हम विकसित भारत की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये कि मॉडस ऑपरेंडी जो रही है, जो राणा सर ने यहाँ पर बताई है कि कुल मिलाकर जो इम्प्लीमेंटेशन है इकोनॉमी के, उसमें जो रेगुलेटरी जो सामने आई है उसमें कैसे काम करने की ज़रूरत है, वो राणा सर यहाँ पर बता रहे थे। नीरज शाह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ तो बात कर ली हमने कि कैसा हो बजट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र बार बार हो रहा है और चुनौतियों का जिक्र हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस इस बार रहने वाले हैं? अभी देखिए, ये जो नया बजट आ रहा है, सो इसमें वी आर क्वाइट होपफुल के इसमें काफी सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म्स आने चाहिए, पहली बार। दूसरा, जो करंट स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। हम काफी होपफुल है कि ये गवर्नमेंट जो है ये काफी बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट लेकर आएंगे। इससे क्या होगा ना, काफी सारे लोग अपने फाइनेंशियल्स अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे। इससे काफी लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, जहां पर वो लोग वाइजली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। काफी सारे एसेट क्लासेस फिलहाल अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हो जाते हैं, इक्विटी हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, बैंक एफडीज हो जाते हैं। तो वैसे अनेक प्रकार के फिक्स्ड इनकम जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डिजिटली यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी नाउअडेज। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, इकोनॉमी में भी काफी ग्रोथ होगी, क्योंकि लोगों के पास जो स्पेंडिंग पावर है वो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से उपाध्याय सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं वो तो बताया यहाँ पर नीरज शाह जी ने। इसके अलावा हम भी ग्राफिक्स के ज़रिए प्ले कर रहे हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और किस पर काम करने की ज़रूरत है। आपसे समझना चाहूँगी मैं कि आपके हिसाब से क्या पूरा स्ट्रक्चर है वो रहना चाहिए। बात कर ली जाए, जैसे कि इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बार बार यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हम टैक्स की यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो क्या पूरा स्ट्रक्चर रहना चाहिए? एक सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। सरकार का बहुत बड़ा ध्यान इस बात पर रहता है कि ऐसा दिखाया जाए, डेटा को इस तरह से पेश किया जाए कि हमारी बहुत तेज़ी से उन्नति हो रही है, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े हों, किसी चीज़ के हों, पॉवर्टी के हों, अनएम्प्लॉयमेंट के हों। तो मैं ये है यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आप ये दिखा रहे हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि स्थिति, वास्तविक स्थिति कैसी है बेरोजगारी युवाओं में, खासतौर से यूथ में। जैसे अभी हमने कई हादसे देखे हैं कि कुछ 5,000 जॉब के लिए 4 लाख लोग आ जाते हैं। किस तरह से घटना एक्चुअली सामने आती है उस तरह से, या कोई भी एक मतलब कहीं कोई जो रेलवे के जॉब हो, मान लो 10,000 जॉब हो तो 2 करोड़ लोग आ जाएंगे। तो वो एक स्थिति है जो हर आम आदमी समझ रहा है, लेकिन सरकार नहीं उसको मानने को तैयार होती है। अब आरबीआई ने अपना डेटा दे दिया। अगर आरबीआई डेटा दे रही है तो वो बाकी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं से उनको उनके साथ मेल मिलाप करके उनको डाटा बताना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जी 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं हर साल में। अभी सर्वे कह रहा है कि हमें कितने 80 लाख जॉब हर साल हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो मिसमैच एक्चुअली जो गवर्नमेंट एजेंसियों में अपने आप में वो भी एक सामने आता है। तो कौन सी चीज़ सही है? अगर 2 करोड़ जॉब मिल रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने सारा घाटा जो पहले का है वो भी पूरा कर दिया होगा, तो फिर क्या बात है? 80 लाख की कौन सी बात करी जा रही है? तो एक टेंडेंसी है एक्चुअली सरकारों में होती है। पहले भी सरकार ने इसी तरह से दिखाया था, शाइनिंग इंडिया किया था, तब लोगों ने नहीं मानी थी उसकी बात, और इस बार भी लोगों ने नहीं मानी है। एक मतलब जो हम इलेक्शन का रिजल्ट है उसको एनालाइज करें तो एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी हो। गरीबी की बात है, जैसे मान लो अब आप अगर कह रहे हो कि गरीबी हट गई है या 5% रह गई है,
पहली बात तो ये कि 2011 के बाद में हमने गरीबी की रेखा को निर्धारित ही नहीं किया है। हमारे पास सरकार के पास में कोई लाइन ही नहीं है। इसके बावजूद भी जो सरकार से मिली जुली संस्थाएं होती हैं तो वो दावा करती हैं कि गरीबी हट गई है। तो पहले ये तो बताओ कि आपकी गरीबी की लाइन है क्या है, किसके ऊपर बात कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेटा इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा देखो फ्यूचर कितना ब्राइट है, 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, बहुत लंबी बात आप किए जा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि आपके स्टेप्स क्या है। भाई 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आप क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले तो कमी ये है कि ये डेटा को उस तरह से नहीं पेश किया जाना चाहिए कि हर चीज़ शाइनिंग है, हर चीज़ हम तो 1000 साल पहले भी महान थे, आज भी महान है, फ्यूचर में भी महान होंगे। तो फिर करना क्या है? फिर तो कुछ नहीं करना सरकार को। ठीक है नीरज जी, एक छोटा सवाल आपसे मेरा रहेगा, फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या हो इस बार? नीरज जी से सवाल है। नीरज जी सुन पा रहे हैं क्या? नीरज जी आवाज आ रही है आपको? नीरज जी आप अपना माइक अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये सवाल मेरा राणा सर आपसे रहेगा, फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या हो? नहीं, उसके लिए क्या है कि सरकार को अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाना है। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और खर्चे ज्यादा होंगे तो वो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर भी जो है फोकस सरकार को करना है। और रिजर्व बैंक उस ढंग से वैसे काम कर रहा है कि भाई हर बार जो मॉनेटरी पॉलिसी की 2 बार मीटिंग होती है वो उसके ऊपर भी फोकस कर रहा है कि रेपो रेट को भी कंट्रोल करके रखा जाए ताकि इंटरेस्ट ना बढ़े और लोगों को उसकी समस्या भी ना आए। लेकिन क्या है कि भाई जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और रेवेन्यू के साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके ऊपर फोकस ज्यादा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण क्या है कि डेवलपमेंट भी होगी और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। यानी अगर डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट के साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी जो गारंटी है या उसको काम करने का मौका है या इंडस्ट्री है, ओवरऑल सबको उससे लाभ होगा। तो उसके ऊपर अगर सरकार फोकस करती है तो मुझे लगता है कि फिस्कल जो डेफिसिट है उसकी चिंता जो है सरकार की कम हो सकती है। लेकिन क्या है कि भाई करना बहुत कुछ और रिसोर्सेज कम है तो इसलिए चिंता तो रहती है। लेकिन इस बार रिजर्व बैंक के जो डिविडेंड है उसके कारण और पब्लिक सेक्टर ने भी जो सरकार को डिविडेंड दिया इस बार, चाहे बैंकों ने। ठीक है राणा सर, आप मेरे साथ रहिए और तमाम मेहमान वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो बजट पर एक खास चर्चा हमारी लगातार आगे जारी रहेगी क्योंकि 11 बजे तक का वक्त है जब वित्त मंत्री पेश करेंगे देश का